आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो आज हम जानते हैं इस टॉपिक में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितने तरीके का होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ गया या कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। फिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद हमको जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर लेने की गाइडलाइन क्या है, किस तरीके से क्या कंडीशन रहती है और किस तरीके से हम जो है कौन कौन से नियम फॉलो करते हैं ब्लड प्रेशर लेते समय। उसके बाद बात करें प्रोसीजर की तो हम कैसे करते हैं वो विधि, और विधि के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या घर में हमको पेशेंट क्या क्या लक्षण लेके आता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद करें कि कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं शरीर में, और फिर डायग्नोसिस, पहचानेंगे कैसे, आप बनाएंगे कैसे कि उसको व्यक्ति को क्या है ब्लड प्रेशर है और उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर बात करें मैनेजमेंट की तो इसका इलाज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक स्टेप कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो स्पेशली सबसे पहले बात आती है ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज ए लेटरल प्रेशर ऑफ द आर्टरी। ब्लड के द्वारा आर्टरी की दीवारों में लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। मतलब ब्लड के द्वारा आर्टरी की दीवारों में लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहता है। तो जब हमारा हार्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम में ब्लड बाहर निकलता है और वो बड़ी तेजी से आर्टरी की दीवारों के अंदर जाता है, और उस वक्त आर्टरी की दीवारों में जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करें ब्लड प्रेशर के टाइप्स की तो ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है। एक सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? व्हेन हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा हार्ट क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उस टाइम में बड़ी तेजी से ब्लड हार्ट से निकल कर जो है आर्टरी की तरफ जाता है और आर्टरी की दीवारों में उस वक्त मैक्सिमम प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और उस मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये सदैव मैक्सिमम होता है, मतलब टॉप पे रहेगा। डायस्टोलिक की अपेक्षा सिस्टोलिक सदैव ज्यादा मिलेगा, टॉप पे रहेगा। और इसका जो रीडिंग है वो क्या आती है? 120/mm ऑफ Hg, मतलब 120 mm ऑफ Hg, या फिर कहें 16 कप्पा जो है इसका प्रेशर मिलता है। फिर बात करें दूसरे प्रेशर की, डायस्टोलिक प्रेशर की, तो व्हेन हार्ट मसल्स इज रिलैक्सिंग, जब हमारा हार्ट जो है रिलैक्स करता है बिटवीन द बीट, दो बीट्स के बीच में, एक बीट और दूसरी बीट के बीच में जब हमारा हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है, उस वक्त मिनिमम प्रेशर लगता है। मतलब आर्टरी की दीवारों में, ब्लड वेसल्स की दीवारों में मिनिमम प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नापते हैं, या फिर अगर कप्पा में कहें तो 11 कप्पा होता है। तो इस तरीके से नॉर्मल बीपी कितना हो गया? 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर कहें तो 16/11 कप्पा। ठीक है। अब नॉर्मल सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी एक रेंज है, वो कितना है? 100 से 140 mm ऑफ Hg। मिनिमम कितना है? 100, और मैक्सिमम कितना है? 140 mm ऑफ Hg। मतलब जो बीपी है, वहीं नॉर्मल डायस्टोलिक की बात करें तो अगर नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 90 mm ऑफ Hg के बीच में है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल काउंट करते हैं। इससे कम होगा तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी, समस्याएं हो जाएंगी, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी समस्याएं डेवलप हो जाएंगी। अब एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो पहला क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हार्ट के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या बड़ी तेजी से ब्लड जो है आर्टरी की दीवारों में बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आर्टरी के अंदर की जो ल्यूमेंस है वो ल्यूमेंस क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। क्यों नैरो हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो जब ल्यूमेन उसका कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बड़ी फोर्स से जो है हार्ट के अंदर से ब्लड निकल के आर्टरी की दीवारों में जाता है। उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब ये नॉर्मल से 140 से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर आता है बात हाइपोटेंशन की। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, मतलब आपका नॉर्मल कितना था?
60 to 90, डायस्टोलिक कितना था 60 to 90, मतलब 60 से डायस्टोलिक कम हो जाए या फिर सिस्टोलिक जो है 100 से कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। मतलब ब्लड का फ्लो हार्ट के द्वारा कम हो रहा है। तो मिनिमम ये कब हो सकता है ब्लीडिंग हुई हो या उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई हो, उस वजह से ब्लड का फ्लो स्लो हो गया और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। अब वो देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज। तो जैसे जैसे एज क्या है बढ़ती चली जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और उसका रीजन क्यों है, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है हम बहुत सारा ऑयली स्पाइसी खाना खाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जो धमनियां हैं या जो हमारी आर्टरीज हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और इसकी वजह से उसका ल्यूमेन कम होता है और वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एक समस्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी बढ़ता हुआ मिलता है। दूसरा जेंडर, तो जेंडर में क्या है, मेल्स के अंदर जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है बजाय कि फीमेल्स के। क्यों, क्योंकि मेल्स क्या है कई बार ज़्यादा वर्क करते हैं या ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टेंशन के साथ, जबकि फीमेल्स घर पे रहती हैं तो उनके लोअर रिस्क रहते हैं देन द मेल्स। फिर बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम। अगर किसी को सीवियर ब्लीडिंग हुई है तो सीवियर ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हुआ, उसका बहुत सारा ब्लड बाहर निकल गया है और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसका ब्लड प्रेशर लोअर होता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। देन स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और ऐसी कंडीशन में उसका ब्लड जो है ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिल जाएगा। फिर बात करें पेन, तो जब भी कोई व्यक्ति पेन में होता है तो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं और नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होने से उसका हार्ट रेट बढ़ता है और जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल जाता है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो जब भी कोई व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उस वक्त उसके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है क्योंकि हार्ट रेट बढ़ी होती है। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल जाएगा। फिर बात करें एक्सरसाइज के बाद डाइट की, खाने की, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सोडियम रिच डाइट लेता है, NaCl या साल्ट ज़्यादा लेता है खाने में, उस व्यक्ति का क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा क्योंकि सोडियम या NaCl या नमक क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड है उसको ये खींच के इंट्रा सेलुलर स्पेस में डालता है और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो गाइडलाइंस आपको देखने की जरूरत होती है कि डोंट टेक द साइड व्हेन यूजिंग संट कैनुला। अगर किसी आर्म्स में, किसी व्यक्ति के आर्म्स में, मरीज के हाथ में क्या है, अगर संट डला हुआ है डायलिसिस का या फिर कैनुला डला हुआ है तो उस हाथ में आपको उसका बीपी नहीं लेना है। दूसरा गाइडलाइन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है, सपोज ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, तो जिस भी साइड में उस महिला की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है उस साइड में जो है आपको बीपी कफ बांधना नहीं है। कारण क्योंकि उसके स्टिच डैमेज हो सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है या और समस्याएं हो सकती हैं। डू नॉट यूज ओवर द क्लॉथिंग, कभी भी ब्लड प्रेशर लेना है तो उसको ब्लड प्रेशर लेते समय कपड़े के ऊपर से यूज नहीं करना, उसको कपड़े को हटाने के बाद ही क्या करना है, योग जो है बीपी लेना है। फिर मेक श्योर द रूम इज क्वाइट, जिस जगह पे आप बीपी ले रहे हैं वो जगह शांत होनी चाहिए। अगर शांत नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत सारी आवाजें आएंगी और आपकी रीडिंग क्लियर नहीं होगी। फिर बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेथो उठाते हैं और स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं, उसके अंदर जो उसका ईयर पीस है और चेस्ट पीस है उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, स्प्रिट की सहायता से। देन लोकेट द ब्रेकियल पल्स, उसके बाद पेशेंट का ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे और फिर उसके ठीक ऊपर, ब्रेकियल पल्स के ठीक ऊपर जो है आपको बीपी का कफ बांध देना है। बीपी कफ बांध देंगे और प्लेस द स्टेथो और डायफ्राम एट द पल्स साइट एंड होल्ड द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पोर्शन है वो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रख देंगे और उसको मिडिल और इंडेक्स फिंगर की सहायता से क्या करेंगे, पुश करके रखेंगे। फिर उसके बाद आपको कितना प्रेशर भरना है उसके लिए आपको रेडियल आर्टरी पे जाना होगा। रेडियल आर्टरी को आप टच करिए और फील करिए, जैसे ही रेडियल आर्टरी मिलती है
आपको क्या करना है, बल्ब को इन्फ्लेट करना है, मतलब एयर को जो है कफ के अंदर पुश करना है। और जैसे जैसे ये जो है कब तक पुश करना है, जब तक कि आपको रेडियल आर्टरी मिलती रहेगी तब तक आपको एयर पुश करते रहना है। जैसे ही रेडियल आर्टरी मिलना बंद हो जाती है आपको एयर फिल करना बंद कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्लेट द बल्ब, ठीक है, बल्ब को क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे और धीरे धीरे जो है एयर को निकालेंगे, एस्केप करेंगे। और जैसे जैसे एयर निकलती एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको कान में क्लियर साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जब क्लियर साउंड स्टार्ट हो जाती है सुनाई देना, उस रीडिंग को आपको नोट कर लेना है और वो रीडिंग क्या है, आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। फिर धीरे धीरे और एस्केप करते चले जाएंगे, एयर को रिलीज करते चले जाएंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब एयर का साउंड का मिलना आपको बंद हो जाता है। और जब साउंड को मिलना बंद हो जाता है तो उस रीडिंग पे, जिस रीडिंग पे साउंड मिलना बंद हुई है, उस रीडिंग को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे और वो क्या होगा, उस व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इसके बाद बात करते हैं, तो ये था प्रोसीजर, विधि कैसे करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपको पेशेंट क्या लक्षण लेके आएगा या पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण मिलेंगे, ये अप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट है। इसको देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सीवियर हेडेक, पेशेंट आके कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है। इसके बाद डिजीनेस फील हो रहा है, मतलब उसको जो है घबराहट हो रही है, उसको सर जो है उसका घूम रहा है, चक्कर टाइप के आ रहे हैं, वर्टाइगो आ रहा है। फिर नोजिया, कभी पेशेंट को बता रहा है कि मुझको नोजिया आता है। नोजिया मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही उल्टी होगी, हालांकि उल्टी नहीं हो रही, तो नोजिया है। नोजिया के साथ में वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है। फिर इपिस्टेक्सिस, इपिस्टेक्सिस मतलब होता है उसके नाक से क्या है, खून निकल रहा है, ठीक है। ईयर नॉइस, उसको ऐसा लगता है उसके कान में कुछ तो बज रहा है, घंटियों जैसी आवाज आ रही है, कुछ लग रहा है उसके कान में कुछ आवाजें आ रही हैं, ये भी एक लक्षण हो सकता है। फटीग, फटीग क्या है, थका हुआ व्यक्ति, बिल्कुल टायर्ड, थका हुआ सा फील करेगा, उसको ऐसे लगेगा कि वो कुछ भी काम ना करे, चुपचाप सर पकड़ के लेटा रहे। फिर कंफ्यूजन, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ये करूं या वो करूं, ये तीसरा करूं, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। फिर पैपिले एडिमा, कभी कभी जब काफी तेज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो आंखों के लिड्स में स्वेलिंग मिलती है, पफीनेस मिलती है, सूजन मिलती है। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या क्या समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक, या हार्ट को फेल करने का काम कर सकता है, क्योंकि हार्ट का ओवरलोड हो रहा है, हार्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो ये देखने को मिलता है। फिर किडनी फेलुअर, किडनी को परेशान कर सकता है। फिर LVH, LVH मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा ब्लड क्या है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी या उसका साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। फिर हेमीप्लेजिया, ज्यादा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रोक की कंडीशन निर्मित होगी, फटेगी ब्लड वेसल्स और वहां से ब्लीडिंग होगी, तो एक साइड का हेमीप्लेजिया देखने को मिल सकता है। शरीर का एक हिस्सा क्या हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है। फिर रेटिनोपैथी, लगातार ब्लीडिंग की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों में ब्लीडिंग होने की समस्या हो सकती है या विजन में समस्या हो सकती है। अब डायग्नोसिस कैसे पहचानेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या है, ब्लड प्रेशर है या बीपी इसका बढ़ा हुआ है। इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री उससे पूछेंगे तो बताएगा कि हाँ मुझे काफ़ी समय से ये समस्या है। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आपके पास पेशेंट है, आपने उसका बीपी लिया है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। फिर बात करें CBC, उसका कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ECG, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाएंगे तो वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल जाएगी। फिर यूरिन एनालिसिस, अगर उसका यूरिन एनालिसिस कराएंगे, परीक्षण कराएंगे तो वहाँ भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। फिर कलर डॉपलर, कलर डॉपलर में उसके हार्ट में जो चेंजेज आ रहे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब एक मशीन है जिसको हम बीपी चेक करने की मशीन स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाती है, और स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो भी कई तरह का होता है, डिजिटल होता है, एक मरकरी का होता है, एक जो है डायल के साथ में अवेलेबल होता है। तो ये अलग अलग मशीन्स होती हैं, लेकिन सबको क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो ब्लड प्रेशर
को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिकेशन क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले डायूरेटिक यूज कर सकते हैं। तो डायूरेटिक क्या करते हैं कि बॉडी से जो है वाटर को बाहर निकालने का काम करती हैं यूरिन के थ्रू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रूसेमाइड। और फ्रूसेमाइड को हम कितना देते हैं, 42 to 40 mg पर डे, एक दिन के अंदर 40 से 240 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट का जो वर्कलोड है उसके काम करने की कैपेसिटी उसको कम करने का काम करते हैं। और इसमें प्रोपेनॉल देते हैं और 40 to 480 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। फिर आता है अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर में पैराजोसिन नाम की ड्रग्स आती है जिसको हम 2 to 30 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद अल्फा बीटा ब्लॉकर दोनों, तो इसके लिए लेबेटॉल करके मेडिसिन आती है, उसको दे के और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन वासोडाइलेटर, एक वासोडाइलेटर ड्रग्स जो वसल्स को क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है, और वो है नाइट्रोग्लिसरीन। इसको दे के भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एसी इनहिबिटर का उपयोग कर सकते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो दवाई है इस पर वो निफिडीन करके आती है और इसको 30 to 120 mg पर डे के हिसाब से उसको दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।